अस्सलामुअलैकुम। रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत अपोजिशन जमातों की APC इस्लामाबाद में हुई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी समेत दीगर जमातों के कायदीन शरीक हुए। ताहम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी अपनी मसरूफियात के बायस इसमें शरीक नहीं हो सके। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इत्तेफाक किया गया है कि सब इकट्ठे इस्लामाबाद आएंगे और रहबर कमेटी एक हफ्ते में चार्टर ऑफ डिमांड देगी, ताकि जब इस्लामाबाद की तरफ आएं तो हमारे पास मुत्तफिका चार्टर ऑफ डिमांड हो। फजलुर रहमान का कहना था कि 26 अगस्त को रहबर कमेटी और 29 अगस्त को अपोजिशन जमातों के कायदीन की कॉन्फ्रेंस होगी। अपोजिशन आज से हुकूमत के खिलाफ तहरीक की तरफ बढ़ रही है। इन हुक्मरानों को हटाने के लिए कौम हमारा साथ दे, ऐसा कहना था मौलाना फजलुर रहमान का। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लॉकडाउन में आवाम आएंगे और इन्हें कोई नहीं उठा सकेगा। हमारे लोग अयाशी के लिए नहीं आएंगे, सख्ती बर्दाश्त कर लेंगे। सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम सवाल करेंगे अपने पैनल से, और हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। अपोजिशन का इस्लामाबाद लॉकडाउन के लिए 29 अगस्त को दोबारा APC बुलाने का ऐलान। क्या अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ विफाक को लॉकडाउन करने में कामयाब होंगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, जिस चार्टर ऑफ डिमांड की बात मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, आपके ख्याल में उसमें क्या हो सकता है और क्या इस पोजीशन में है अपोजिशन इस वक्त कि वो कोई डिमांड करें तो उनको संजीदा लिया जाए? देखिए, अगर मौलाना फजलुर रहमान कौम परस्त जमातों के साथ मिल के कोई प्रोग्राम प्लान करें तो फिर तो हो सकता है। मौलाना के पास भी बड़ी मदारिस की क़ुव्वत भी है और वो लोग उनके साथ जो हैं वो डंडा भी खा सकते हैं, सख्ती भी बर्दाश्त कर सकते हैं। और मौलाना की सियासत बाकी जैसी भी है, लेकिन बहरहाल इमरान ख़ान साहब के बारे में वो संजीदा है। लेकिन अगर मौलाना साहब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पे इन्हिसार करना चाहें तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपोजिशन का इत्तेहाद है। और हकीकत ये है कि आज तक ना पीपल्स पार्टी अपोजिशन की जमात बनी है और ना मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की जमात बनी है। इस वक्त इस मुल्क का अलमिया ये है कि जिनको हुकूमत सौंपी गई है वो हुकूमत नहीं कर सकते, उनको हुकूमत करना नहीं आता, और जिनको अपोजिशन में धकेल दिया गया है उनको अपोजिशन करना नहीं आता। मैं नहीं समझता, मुझे बहुत सारी तफसीलात का पता भी है कि ये पूरा एक साल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इतनी मेहनत की पीपल्स पार्टी की क़यादत पे और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे उनको हकूक़ की अपोजिशन बनाने के लिए, लेकिन वो इसमें मुसलसल वो नाकाम होते जा रहे हैं। असल में जब तक नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को आगे रखा हुआ है लीडर ऑफ द अपोजिशन या पार्टी का सदर, तो इसका मतलब यही है कि मुस्लिम लीग नून हकीकी मानों में अपोजिशन बनने के लिए तैयार नहीं है। मरियम नवाज़ की, शाहिद खाकान अब्बासी की, जो मियां नवाज शरीफ साहब की जेलें और सख्तियाँ अपनी जगह पे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आगे रखने का मतलब यही है कि अब भी डील के लिए कोशिश की जा रही है और वो अपोजिशन बनने को तैयार नहीं है। और बिलावल भुट्टो साहब कितने ही इनकलाबी क्यों ना बन जाएं, उनके पापा और पोपो जो है उनको कभी भी हकीकी अपोजिशन बनने नहीं देंगे। तो अभी भी आपने देखा कि ये सारी ड्रामाबाजी हो रही है। असल में देखें, हम कुछ भी कहें वो दूसरी साइड की ज़्यादतियाँ अपनी जगह पे, और ये भी हकीकत है कि अभी तक ये हुकूमत प्रोपेगंडे के अलावा अदालतों में सही तरीके से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मुजरिम साबित नहीं कर सकी। लेकिन ये भी वाज़ेह है कि उनके मामलात इतने ख़राब हैं, माली मामलात, कि वो अपने आप को साफ भी साबित नहीं कर सके। तो ये जो उनकी कमज़ोरियां हैं, अदालतों के जो केसेस हैं, ये उनको उस तरफ जाने नहीं दे रहे हैं। और मौलाना साहब जब तक उन पे तकिया करेंगे तो वो हकीकी अपोजिशन का कोई इत्तेहाद वो नहीं बना सकते। इसलिए अगर अपने तय वो कुछ करते हैं तो फिर ठीक है, या फिर लॉकडाउन जिस भी दिन कर अगर सकते हैं। एक नुक्ता अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए इन अपोजिशन लीडरों के हाथ। अपोजिशन लीडर जब तक ये लोग असम्बलियों से निकलने का फ़ैसला नहीं करते,
आवाम को और मीडिया को इन पे यकीन नहीं करना चाहिए कि ये हकीकी अपोजिशन करना चाहते हैं। अपने बयानिए के उन्होंने सत्यानाश कर दिया। एक तरफ कहते हैं ये जाली असम्बलियाँ हैं और दूसरी तरफ उसमें बैठने के लिए बेताब है, उसमें कमेटियों के लिए लेन देन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ तो इसलिए हाँ, मौलाना को भी, मौलाना मेरे ख्याल में किसी गलतफहमी के शिकार नहीं है, लेकिन अब उनकी भी मजबूरी है और आवाम को और उनको इन अपोजिशन लीडरों के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। इस पे भी तो कहते हैं बिलावल भुट्टो के असेंबलियों में रह के बेहतर तरीके से ऑपोजिशन की जा सकती है। हसन निसार साहब, दो बड़ी जमातें साफी साहब कह रही हैं कि ऑपोजिशन बनने को ही तैयार नहीं है। ऐसे में आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान लॉकडाउन कर सकते हैं? इस्लामाबाद का कोई टफ टाइम दिया जा सकता है हुकूमत को? सारी तफसील तो आपको साफी साहब ने बता दी है, मैं आपको क्या बताऊं। बुनियादी तौर पर इसमें एक मकरू हरकत हो सकती है, वो मदरसे के जिसकी तरफ इन्होंने इशारा भी किया है कि उनके मदरसों के बच्चों को यरगमाल ढाल बना के ये कोई एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करे। बाकी इनके पल्ले कुछ नहीं है। तफसील आपने सुन ली है, मैं तो वैसे ही लंबी बात नहीं करता, तो आई विल ओनली बी रिपीटिंग। ठीक, मेमल, आपके ख्याल में जो मौलाना साहब कॉल दे रहे हैं लॉकडाउन की, उसमें अवाम उनका साथ देंगे मौजूदा हालात को देखते हुए, या फिर मौलाना साहब को एक क्राउड गैदर करना पड़ेगा जो उनके पीछे हमने देखा निकला भी? अब सर मैं इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी। उसकी वजह यह है कि देखिए अभी लॉकडाउन के ऊपर ऑपोजिशन की कोई कंसेंसस नहीं हुई। हमने पहले भी देखा था कि पीपल्स पार्टी ने लॉकडाउन की मुखालफत की थी और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब भी कोई लॉकडाउन के हक में होंगे। जहाँ एक तो खैर एक ये भी बात है कि पीपल्स पार्टी की अपनी सिंध गवर्नमेंट है, उन एक ही सूबे के अंदर जो है वो किसी और अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट है, वो इनकी है पीपल्स पार्टी की सिंध में। फिर दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी को या तो गवर्नर राज लगा देते ना सिंध में पीटीआई, फिर तो शायद वो इस लॉकडाउन के हक में होती। अभी वो नहीं, इस गवर्नमेंट को वो डिस्टेबलाइज करने के हक में नहीं है। फिर आप नून लीग की तरफ आ जाए, नून की जो मेजर लीडरशिप है वो तो बिहाइंड बाज है, वो तो जेल में बैठी हुई है। जो बाहर है, जो 3-4 आवाज़ें हैं, वो इस किस्म के हैं नहीं। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब वगैरह, ये कोई भी इस तरह के नहीं है जो लॉकडाउन के हक में होंगे। अच्छा, फिर 2-3 और भी रीजंस हैं कि जो मेरे ख्याल में लॉकडाउन होगा नहीं, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि लॉकडाउन का एंड रिजल्ट क्या है? ये क्या इस्तीफ़ा ही मांगेंगे ना? इस्तीफ़ा तो देना नहीं इस गवर्नमेंट ने। क्या ये लॉकडाउन का रिजल्ट कितने दिन चलेगा? ये तो 126 दिनों वाला गालिबन धरना पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं। मौलाना अगर ले भी आए मदरसे के बच्चे, लोग भी इकट्ठा कर ले, जब नून और पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी तो वो उनकी तो चंद सीटें हैं ना असेंबली में, तो उनकी पार्टी का क्या स्टेक्स हैं? स्टेक्स तो असल में नून और पीपल्स पार्टी के हैं। जब वो नहीं चीज़ कर रहे तो फिर फ़ायदा नहीं। ये सेनेट के इलेक्शन की तरह ब्लफ कॉल हो जाएगा। मेरे ख्याल में अपोजिशन भी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने जो चाल चली वो फेल होगी। वो अभी तक ये पता नहीं लगा सके कि कौन से वो 14 लोग हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ, पता चला, क्या इन्वेस्टिगेशन बनी। तो एक उनका ब्लफ पहले कॉल हुआ है, तो ये दूसरी डिफीट जो शिकस्त जो है ना, ये ऑपोजिशन के वारे नहीं जाएगी। फिर 2-3 रीजन। एक रीजन ये है जी, मईशत पाकिस्तान की इस वक्त ऐसी है कि मेरा नहीं ख्याल इनको इतने बड़े धरने की या लॉकडाउन की इजाजत मिलेगी। फिर रीजनल सिचुएशन आप देखें, बॉर्डर्स पे अफगानिस्तान में हम पीस प्रोसेस के अंदर है, इंडिया के साथ हमारा कश्मीर के ऊपर इतना हीटअप हुआ हुआ है बॉर्डर। इस वक्त कौन लॉकडाउन, इस वक्त तो आवाम भी नहीं लॉकडाउन के लिए तैयार होगी और कोई और भी नहीं होना देगा। तो मेरे ख्याल में, और फिर डोमेस्टिक रीजंस तो अलग हैं। तो आई डोंट थिंक कि ऑपोजिशन वैसे ही मौलाना का साथ देगी इसके अंदर, जिस तरह साफी साहब ने बात की और उनको अंदाजा। और मौलाना खुद, मेरा नहीं ख्याल वैसे कि वो खुद अकेले इस तरह से आकर तो लॉकडाउन कर लेंगे, क्योंकि एंड पे निकलना रिजल्ट कुछ है नहीं और उनके साथ क्या कोई डील करेगा ना, उनको क्या मिलेगा? और वक्त भी मौजू नहीं है, वक्त मौजू नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ भी इस तरह का लॉकडाउन होगा। मजहर अब्बास साहब, लेकिन रहबर कमेटी अगर चार्टर ऑफ डिमांड देगी, इससे तो मुराद यही है कि तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तफिक होंगी उसके ऊपर। क्या डिमांड्स की जा सकती हैं आपके ख्याल में? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि एक्टिविटी तो होगी। अब वो एक्टिविटी कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, ये अलग बात है। लॉकडाउन आम तौर पे गवर्नमेंट्स करती हैं, और गवर्नमेंट, आपने माजी में हमने देखा। और लॉकडाउन के माने क्या होते हैं? वो आप कंटेनर्स लगा के चारों तरफ से आप शहर को बंद कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान की गवर्नमेंट जो है, और ख़ास तौर पे ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे कि इस्लामाबाद में आएँ और आपको जो है कंटेनर भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और इजाज़त दी जाएगी। तो वो तो ठीक है, स्टेटमेंट की हद तक तो अपनी जगह बात है। मेरा ख्याल है हुकूमत सख्ती करेगी
और उसकी बहुत सी वजूहात बयान करेंगे। इमरान खान अब ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा उनको अब ये है कि अब उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इस वक्त उनके सामने। तो मेरा ख्याल में मौलाना फजलुर रहमान ही लीड करेंगे, JUI ही मेन पार्टी होगी उसके अंदर। उसके पीछे देखिए नून लीग का सितंबर तक नवाज़ शरीफ साहब की अपील और मरियम नवाज़ की अपील का फैसला आ जाएगा। ये अक्टूबर या नवंबर तक बात जाएगी। नवंबर गालबन वो पिक करेंगे, नवंबर का महीना पिक करेंगे उसके लिए। और बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान अपनी वो पिछले कई महीनों से कैंपेन चला रहे हैं, मिलियन मार्च कराने, उससे गालबन वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है। नून लीग का अगर नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया, अपील उनकी मुस्तरद हो गई, तो नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन होगी, क्योंकि अगर वो चुप रहते हैं तो सूरत हाल और भी ख़राब होगी। बिल्कुल यही सूरत हाल पीपल्स पार्टी की बनेगी। पीपल्स पार्टी के अंदर एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके बहुत से MPs से राब्ते किए जा रहे हैं, उनके अंदर कोई एक ब्रेक करने की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, वो उस तरीके से मटीरियलाइज अब तक नहीं हो पाई हैं। लेकिन उस वक्त तक भी जरदारी साहब का फरियाल तालपुर का केस जो है वो मैच्योर्ड हो चुका होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग नहीं जाते मौलाना के साथ तो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होगी। तो उनके लिए भी ये फैसला करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलाना बहरहाल अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। और मेरा ख्याल है जो दीगर जमातें हैं, चाहे ANP हो और बाकी जमातें हों, उनके लिए भी अब ये फैसला करना है कि अगर हमने आगे जाना है अपोजिशन का इत्तेहाद। इसीलिए उन्होंने चार्टर ऑफ डिमांड की बात की है, और चार्टर ऑफ डिमांड में वो बहुत सी चीज़ें रखेंगे, जिसमें मेरा ख्याल है जो मेन पॉइंट होगा, इस्तीफे का भी होगा मेन पॉइंट, दूसरा महंगाई के हवाले से भी होगा, नए इंतखाबात के हवाले से हो सकती हैं चीज़ें, तो वो, और कश्मीर उनका फोकल पॉइंट अब बन गया। और वो इस चीज़ की डिमांड करेंगे कि कश्मीर के सिलसिले में जो इमरान खान ने उनके बकौल, अपोजिशन के बकौल जो है अमेरिका गए थे और डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई थी, उस चीज़ को सामने लाया जाए। लेकिन गवर्नमेंट जो आमतौर पर गवर्नमेंट इतना फ्री हैंड नहीं देगी अपोजिशन को, जितना फ्री हैंड 2014 में इमरान खान को मिला था। ठीक है, बिल्कुल सही है मदद साहब, लेकिन आप कह रहे हैं सरगर्मी जरूर होगी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, क्या रिएक्शन होगा हुकूमत का? कंटेनर फराहम करेगी या फिर रुकावटें होंगी? और इस वक्त आपके ख्याल में कितना संजीदा ले रहे हैं मौलाना के इस ऐलान को पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से? कंटेनर फराहम करना तो और इस तरह की बातें करना, मेरा ख्याल है वो तो इमरान खान साहब ने चूँकि अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाई हुई है, गलत बयानी की और अपना एक तमस्खर और मजाक उन्होंने उड़ाया है, अपनी शख्सियत को हल्का करवा बैठे बेचारे। चाहे वो IMF हो, चाहे कोई चीज़ हो, कोई बात भी कर लें, जब वो बात कर रहे हैं तो समझिए कि वो गलत बात कर रहे हैं। इवन कट्टियाँ मुर्गियाँ जो साल पहले देनी थी वो कहाँ चली गई? 5 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा, 2 कट्टियाँ और 1 कट्टा, वो हर पाकिस्तानी को बचाना था और उसे इनकलाब आना था। देखिए मेरी दिली दुआ है लॉकडाउन इन सारी चीज़ों पहले कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान का जो भी अंजाम करना है अब वो इमरान खान के हाथों हो। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो चीज़ों को देखते, मेरे तो सोचने वाले दिमाग है, मैं तो सोचते रहता हूँ और हालात जो होते हैं उनके मुताबिक जितनी कम अकल है जो कुछ है उसके मुताबिक उस तजिया करता हूँ। जो मेरे सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं मैं उसे सरफ नज़र नहीं कर सकता हूँ, मैं आंखें बंद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपने इनको हटा लिया चंद महीने पहले किसी मौके के ऊपर इक़्तिदार से चंद महीने महरूम रखा तो पूरी उम्र यही कहते रहेंगे और तहरीक इंसाफ में इनके मानने चाहने वाले भी यही कहेंगे अगर 5 साल मिल जाते तो नया पाकिस्तान बन जाना था। जो आपने कल भी बना दिया था अपने प्रोग्राम में, मैं तो नहीं था लेकिन हमारे सारे साथियों ने कहा जी नया पाकिस्तान बन चुका है और उस पर कॉन्सेंसस था। तो ये वो उसमें हमेशा कहेंगे वो जो 5 महीने मुझे नहीं मिले, अल्लाह ताला मैं दिली दुआ करता हूँ कि इमरान खान साहब को जो पाकिस्तान ने जहाँ पहुँच रहे इमरान खान साहब के हाथों से पहुँचे, मुबारक हाथों से, पाकीज़ा हाथों से, बावजूद तस्बीह फेरते हुए। अब आ जाए जी लॉकडाउन के ऊपर। देखिए बीबी, लॉकडाउन से पहले उसकी कामयाबी नाकामी से पहले भी एक मरला है, मेरे तमाम साथियों ने उसको टच किया है। वो मरला ये है कि आया अपोजिशन पहले उसको इकट्ठा बैठने हैं। आज तक तो
उसको इकट्ठा बैठने में या शहबाज शरीफ साहब की कमर की दर्द माने आ गई या बिलावल साहब के तंजीमी दौरे माने आ गए, अपोजिशन इकट्ठा नहीं बैठ सकी। तो अगर तो आप इस अपोजिशन के थ्रू लॉकडाउन कराना चाहते हैं और आप सारी अपोजिशन को इकट्ठा देखना चाहते हैं, उसके मुताबिक फैसला हो, तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इकट्ठा बैठना ज़रूरी है। अब पहले तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि 29 अगस्त को शहबाज शरीफ साहब बनफ से नफीस तशरीफ लाते या नहीं लाते, और बिलावल साहब को आड़ तो नहीं लेते कि ये मजहबी वजह है, इस वजह से मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं फलां चीज़ में मेरा फलां अखलाकियात माने आती है, तो ये अखलाकी जवाब हमें ना बताएं, आगे आ जाएं जी उसके। मैं ये बात, मेरी बात लिख लें कि फजल रहमान अकेला काफ़ी है इस हुकूमत को गिराने के लिए। उसकी वजूहत है, जब तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी, अखलाकी जवाब के खिलाफ बात कर रहे हैं आप न्याई साहब, ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है। जी आप कह रहे हैं अखलाकी जवाब को ना आड़े आने दें बिलावल भुट्टो। नहीं, अखलाकी तंजीमी जवाब जो है या अखलाकी जवाब, मैंने तो ये कह रहा है वो कोई ना कोई बात बता देते हैं ना, ज़हीन लोग हैं, समझदार लोग हैं, मेरी अक्ल में जो बातें नहीं आती उनकी आ जाती है कि देखें मजहबी प्रखंड बना रहे हैं फजल रहमान। कई वजूहत होती है, असेंबली के अंदर बैठना बहुत ज़रूरी है, उससे मैं कार नहीं। जब 1977 में तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी तो उसमें जो हार्ड कोर लेफ्ट था वो भी उसमें गैंग अप कर गया था, और हमारे साथी हमारे साथ सड़कों पे थे, चंद हज़ार लोग काफ़ी। तो उस वक्त भी जब व्हील जैम पहिए जैम हुआ था, हमने देखा इमरान खान के वक्त भी चंद हज़ार लोगों ने। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब फजल रहमान निकलेंगे तो जो असल जो ताकत होती है मुस्लिम लीग का वर्कर है या पीपल्स पार्टी का वर्कर है, वो फजल रहमान के सीधा पीछे होगा, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे आ गए थे, क्योंकि अब लोगों को वजह चाहिए होगी। इसलिए लॉकडाउन कामयाब होगा। सब फजल रहमान के बाद इशू कश्मीर का इजाफी आ गया है, वो जेहन में रखें। जब भी निकलेंगे अलबत्ता सफ़ाई हस्ती से शहबाज शरीफ साहब भी मिट जाएंगे, और बिलावल साहब को भी अपनी सियासी मुस्तकबिल का सोचना होगा। यही मौका है उनकी सियासत आगे बढ़ने का। और मरियम नवाज आज जो 7वें आसमान पे पॉपुलैरिटी की छू रही है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वो जो उसकी कैपेसिटी है उसने उसको वहां पहुंचाया है। ठीक है, मौलाना अकेले भी भरपूर कामयाबी से लॉकडाउन कर सकते हैं, इस पे हमारे तमाम तजियाकारों के ख्यालात आपने जाने। ब्रेक लेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का रब्ता हुआ है अमरीकी सदर से, और भारतीय वज़ीर आज़म का भी रब्ता हुआ है, क्या मामला बन सकते हैं आने वाले दिनों में, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुज़श्ता रात प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान 16 अगस्त और पीर की रात 10 बजे टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को आगाह किया कि भारत के यकतरफा फैसले का मकसद बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाके की खुसूसी हैसियत और वहाँ मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि मकबूजा आबादी में कर्फ्यू जल्द हटाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा मुबस्सिर मिशन भेजे जाएँ और इस बहरान का हल निकाला जाए। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मोदी पर पाक भारत तनाव कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। क्या सदर ट्रंप आलमी तंजीमों के साथ भारतीय हुकूमत के वादों की पासदारी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे? भारत अमरीकी सालिसी को कबूल करते हुए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा, और क्या आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका हक दिलवा सकेगी? इन तमाम सवालात को मद्देनजर रखते हुए हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी और वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़ोन, कश्मीरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, क्या अमरीकी सदर की सालिसी से पाक भारत तनाव कम होगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले हसन निसार साहब की तरफ जाएंगे। हसन साहब, ये अहम राब्ते हुए हैं, आप आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखते हैं? देखें भी, अगर तो ये गोंगलों से मट्टी नहीं झाड़ रहा है, फॉर्मेलिटी नहीं है, इफ ही सीरियस एंड ही रियली मीन्स इट, वो नतीजा खेज होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं। तो सीधी बात है, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट जेन्युइनली अगर इन्वॉल्व हो, सीरियस हो, फिर नतीजा खेज है, अदरवाइज आप चलता रहेगा जो भी है, अंजाम जो भी हो। फिर इसके अलावा क्या है? अगर संजीदा हो तो मजहर अब्बास साहब, आपके ख्याल में मजहर साहब कितना संजीदा अब अमेरिका हो सकता है? क्योंकि वजीर आज़म इमरान खान की भी
ठीक है मजहर साहब, कुछ ही वक्त पहले अमरीकी सदर से वजीर आज़म इमरान खान की भी मुलाकात हुई थी, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप तो समहाउ डेवलप हुआ है, तो आपके ख्याल में ये जो पेशरफ्त हुई है टेलीफोनिक राब्ते वाली, उसके बाद आपको कुछ संजीदगी नजर आती है इस मामले के अंदर? जी मेरा ख्याल है नज़र आ रही है। देखिए बहुत ही अनयूजुअल है, एक ही दिन में भारत के वज़ीर आज़म से भी उन्होंने गुफ्तगू की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी गुफ्तगू की है, और इमरान खान से अमरीकी दौरे के बाद से ये उनकी दूसरी जो है टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है, और एक ही दिन में चंद घंटों के वक्फे से दो वज़ीर आज़म से बात करने का मतलब ये है कि एक बात तो तय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी शुरू कर दी है। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, क्या उसमें बात सिर्फ इस हद तक जाएगी कि जी वहाँ ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो, कर्फ्यू ख़त्म हो जाए, लोगों की एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएं, या बात इससे आगे जाएगी। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप के जहन में, अमरीकी इंतज़ामिया के जहन में भी कोई एक कश्मीर फार्मूला ज़रूर है जो गालिबन वो आगे चल के दोनों ममालिक से शेयर करेंगे। इस चीज़ में कोई ना कोई चीज़, क्योंकि जितनी तेज़ी से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने मूव करना शुरू किया है ये अनयूजुअल है। और पहली चीज़ तो ये कि उनको कशीदगी कम करवानी है। इस वक्त जो टेंशन है, ज़ाहिर है दोनों जो है एटमी ताकतें हैं, भारत ने जो मकबूजा कश्मीर में जिस तरीके से ये एक्शन किया है और उसके बाद की जो सूरत हाल है उससे पूरी दुनिया परेशान है सूरत हाल। और परेशानी की बड़ी बुनियादी वजह भी है कि एक तो वहाँ वैसे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, और फिर बॉर्डर सिचुएशन जो है और ज़्यादा जो है वो LOC पे जो फायरिंग्स हो रही हैं एग्रीवेट हो गई है। तो इसलिए दुनिया को भी ये इल्म है कि ये सिचुएशन इस तरीके से अगर चलती रही तो किसी तरफ भी जा सकती है। तो संजीदगी तो नज़र आ रही है, उस संजीदगी में भारत के ऊपर कितना दबाव डालने में कामयाब होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और किस हद तक भारत जो है वो अपनी इस पोजीशन से पीछे हटता है, ये उनके लिए सबसे पहला टास्क है। और लेकिन मेरे ख्याल में ज़रूर अमरीकी थिंक टैंक के अंदर कोई एक कश्मीरी फार्मूला मौजूद है जो गालिबन आगे चल के दोनों ममालिक से शेयर किया जाएगा। ज़ाहिर है हार्ड पोजीशन है, 70-72 साल पुराना एक इशू है, इतनी आसानी से तो रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन एक पेशरफ ज़रूर नज़र आ रही है और बड़ी वाज़े पेशरफ नज़र आ रही है, और मीडिएशन जो है वो किसी लेवल तक शुरू हो गई है। ठीक है, सालिसी के हवाले से अहम पेशरफ्त है, यहाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं। महमल, आपकी रिसर्च के मुताबिक क्या अमेरिका में इस वक्त सोचा जा रहा है इस मामले के ऊपर? ये जो अहम राब्ते हुए हैं इनसे मुतालिक आप क्या समझती हैं? दूसरा, अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कितना संजीदा किरदार अमेरिका अदा कर सकता है इस मामले में? देखिए अब साहब, हाँ या नहीं दोनों का ऑप्शन मैं इसलिए ले रही कि ये थोड़ा कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक चीज़ जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से और ये फ़ोन की कन्वर्सेशन से जो चीज़ हुई है वो ये है कि कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज हो गया है। आप देखें कि भारत हमेशा ये कहता है कि ये दो तरफा यानी बायलैटरल मसला है पाकिस्तान और इंडिया का, ये इसमें तीसरा फरीक नहीं हो सकता, और पाकिस्तान हमेशा से ये कहता आ रहा है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब आप देखें कि अमरीकी सदर की जो ट्वीट है उसके अगर आप लफ्ज़ देख लें तो उसमें उन्होंने हमें फरीक बनाया है भारत की जारहियत जो मकबूजा कश्मीर में हुई है उस पर। आज़ाद कश्मीर की बात नहीं हुई इसके अंदर, ठीक है ना। जो बात हुई है वो जो भारत ने अपने कश्मीर में यानी मकबूजा कश्मीर में की है उसके ऊपर कर रहे हैं। ये चीज़ भारत के हक में नहीं जाती बात। इसलिए मैं हाँ नहीं का ऑप्शन इसलिए नहीं अभी ले रही कि जो मोदी सरकार है उनके लिए उन्होंने ये सब कुछ किया अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, अपनी हिंदुत्वा ब्रिगेड के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया उनको जेन में रखते हुए। पाकिस्तान जो अभी तक है बहुत पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान बार बार पीस की बात कर रहा है, पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर थ्रेट नहीं दी, पाकिस्तान में कोई मौलवी अनलीश नहीं हुए, कोई कश्मीरी ग्रुप्स अनलीश नहीं के सड़कों पर नहीं आए, पाकिस्तान ने बड़ा कॉशियसली अप्रोच किया है। लेकिन भारत ने हमें न्यूक्लियर थ्रेट भी दे दी फर्स्ट यूज़ की, उसके अलावा भारत LOC के ऊपर भी कर रहे हैं। फिर जो उनका अपना उन्होंने लॉकडाउन किया, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया, CNN हो गया, सब ने BBC हो गया, सब ने जिस तरह कवर किया है, तो मेरे ख्याल में भारत इवेंचुअली
टेंशन उसको कम करनी पड़ेगी जब दुनिया को ये नजर आएगा कि ये एक रीजन के अंदर बुली और एग्रेसर है। लेकिन अभी फिल वक्त भारत जो है वो जारियत जारी रखेगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर भी आहिस्ता से कर्फ्यू चीजें लिफ्ट होंगी, वहां पे भी एक रिएक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में अभी तक इस चीज में पाकिस्तान ठीक चल रहा है और भारत को इस चीज का वो एक तरह से नुकसान होगा, इवेंचुअली नुकसान होगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हफीजुल्लाह न्याई साहब, इंटरनेशनलाइज तो मामला अब हो गया है, अब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भारत के लिए सारा मामला बैकफायर कर सकता है? इस किस्म की पाकिस्तान की तरफ से जो अभी तक डिप्लोमेसी इस मामले पे की जा रही है, इसकी तवक्को नहीं होगी भारत को? देखिए बीबी, मैं तो इस मामले में बिल्कुल कुछ पहले दिन से पाकिस्तान का जो जिस तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहे हैं उससे पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। मैं आज भी जिस चीज़ से अपने आप को कन्विंस करना चाहता हूँ यह है कि वो पाकिस्तान की प्रेयर्स क्या हैं या पाकिस्तान चाहता क्या है, उसके बारे में अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं आई। दूसरी बात यह है कि जो मुझे यूँ लगता है कि पाकिस्तान भारत ने जो वारदात की है और जो 5 अगस्त को आज से 16-17 दिन पहले जो कुछ किया है उसके बारे में जो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्ड है, पाकिस्तान का जो जवाबी अमल है, वो कोई कन्फ्यूजिंग है। अब आ जाए इस बात पे नरेंद्र मोदी पे कि कल जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल की और जो इंडिया ने उसका एक वर्जन दिया, एक वाइट हाउस ने दिया, एक हमने दिया। हमने तो यार वही दिया जो इमरान खान का और जो ट्रंप की है। इंडिया ने भी वही दिया जो नरेंद्र मोदी और ट्रंप के दरमियान हुई। और ट्रंप की तरफ से वाइट हाउस का भी वर्जन आया, जो ट्रंप की जो अपनी ट्वीट आई है उसमें वो दोनों का दिया है कि मेरी दोनों से क्या बात हुई है। अब हमने ये कहा है कि जी जो कुछ हमने किया जी, कि हमने कहा हमारा बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है कि ट्रंप से हमारी 2 दफ़ा बात हुई है और 2 दफ़ा बात सुनी है। अब 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये जहन नशीन कर लें हम पाकिस्तानी, हमें अच्छी लगे बुरी लगे, इंडिया पे दुनिया का कोई मुल्क पाबंदी नहीं लगा सकता। वो इतनी ताकतवर प्लेसमेंट आ गई बदकिस्मती से, उसको कोई मुल्क डिक्टेट नहीं करा सकता। हमें हर मुल्क जो है, जितने ताकतवर मुल्क हमें डिक्टेट भी करा सकते हैं। FATF, IMF हमारे ऊपर पहले से बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके नीचे हम काम कर रहे हैं और उसके नीचे हमने वो सारी चीज़ें डिसमेंटल की हैं जो कश्मीर के हवाले से थी। अब इंडिया ने कल यही बात की है। इंडिया ने कहा है जी कि उसने नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को कहा है कि पाकिस्तान जो है इंसाइट कर रहा है एंटी इंडियन वॉर हिस्टीरिया और आप इसको ख़त्म कराएं। यानी कि इंडिया के तबीयत पे ये नागवार गुजर है कि हम एहतजाज क्यों कर रहे हैं कश्मीर के ऊपर। फिर ट्रंप ने क्या कहा है? ट्रंप ने कहा है जी कि मैंने दोनों को कहा है कि रिड्यूस करें टेंशन को, तनाव को कम करें। हमारा तो मसला तनाव का है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं जी बहुत बड़ी वारदात हुई है, कश्मीर पर कर्फ्यू लगा हुआ है, कश्मीरियों के ऊपर क़यामत टूटी पड़ी है, इसका कोई तदारक करें। एक मुल्क नहीं बोल रहा, तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि हम जो इसको इंपॉर्टेंट इस लिहाज से ना दें। अब यह है कि जैसे मेरे साथियों ने कहा, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूं कि कहीं पे बिहाइंड द सीन कुछ चीज दिखा के मिन्नत तरले जरूर कर रहे होंगे, लेकिन जो स्टेटेड पोजीशन है सारे मुल्कों की उसके बारे में वी मस्ट नॉट मेक एनी मिस्टेक कि इंडिया जो है उसको आपसे जंग और ताकत दिए कर सकते हैं और उसमें हाफिज सईद को भी अगर रिहा करना पड़े करें और कहें कि हम कश्मीर के आर्म स्ट्रगल में उनके साथ खड़े हैं। जब तक आप ये नैरेटिव नहीं देंगे और खुल कर नहीं बताएंगे उस वक्त तक दुनिया की बात नहीं सुनेगी। मैंने एक लाइन ऐड करनी थी कि मेरे ख्याल में ये जो सब कुछ हुआ है इसमें चाइना का बहुत कलीदी किरदार है, क्योंकि उन्होंने UNSC की कंसल्टेटिव मीटिंग भी उन्होंने कॉल की थी। उनका अपना लद्दाख पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, तो ये पाकिस्तान के वाकई एफर्ट्स की वजह से नहीं हुआ होगा इंटरनेशनलाइज, बट इसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना का बहुत जरूरी किरदार। एक बात सुनते जाए कि नरेंद्र मोदी की कॉल के जवाब में जो कि नरेंद्र मोदी ने उनसे डिमांड की होगी, इमरान को जो कल का फोन इमरान खान साहब को आया बारे वजीर आजम को, उसके जवाब में आया है और ये बात दोनों ने कही है कि नरेंद्र मोदी ने जो बात की होगी वो उन्होंने कहा होगा कि मोदी साहब के बाप से ये डिमांड है। अब हमारे क्या हुआ होगा, इस पे आपका क्या तबसरा है? किसकी कॉल किसके जवाब में आई? दूसरा, ये कितना संजीदा लेना चाहिए अमेरिका के किरदार को? भारत से तिजारत से बढ़कर आप समझते हैं कि इस मामले के ऊपर कोई मुल्क स्टैंड ले सकता है कश्मीर में जो वायलेशंस की जा रही हैं ह्यूमन राइट्स की? देखें, हमारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं रहे हैं सिवाय 2 के। या तो ये है कि हम बस मकबूजा कश्मीर से खुदा न खास्ता हाथ धो बैठें, या फिर ये कि पाकिस्तान उनकी खातिर जंग कर लें।
ये जो ट्रंप वगैरह से हम तवक्कुआत बांध रहे हैं, ये क्या हम अपने आप को और कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? पिछले 5 साल हमें ये पट्टी पढ़ाई जा रही थी कि जी अमेरिका हमारा दुश्मन है, वो इंडिया के साथ मिला हुआ है, वो दोनों मिल के पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और आज सारी तवक्कुआत उसी ट्रंप से वाबस्ता की जा रही हैं कि जी उनसे बात हो गई, उन्होंने सालिसी की पेशकश कर दी उन्होंने। तो क्या ट्रंप अगर सालिसी करेगा भी तो आप लोगों ने खुद अमेरिका के बारे में हमें जो कुछ पढ़ाया है, तो क्या वो पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला करेगा? एक दूसरी बात कि देखें, एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भूल रहे हैं कि अमेरिका का और इंडिया का कश्मीर और रीजन से मुतालिक एक स्क्रिप्ट जहन में है। और मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि खान साहब तो वापस तशरीफ़ ले आए, मैं उसके बाद भी अमेरिका में रहा 8-10 दिन, कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई। तो एक तो मैं जब उधर ये सवाल उठाता था कि 1 साल पहले ट्रंप पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहा था अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में, और इंडिया के किरदार को अप्रिशिएट करके उसके किरदार को बढ़ाने की बात कर रहा था। तो अब जब ट्रंप ने सब कुछ पाकिस्तान के सपुर्द कर दिया अफ़गानिस्तान का और इंडिया को एक्सक्लूड कर लिया, तो इस पे इंडिया चीखो पुकार क्यों उतना नहीं कर रहा? क्योंकि अफ़गानिस्तान इंडिया ने भी अपने लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बनाया है। तो उधर एक जवाब मुझे मिलता था कि ये पूरे रीजन से मुतालिक अमेरिका का एक प्लान है जिसमें वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान को एकोमोडेट किया जाएगा और ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया को एकोमोडेट किया जाएगा। अगर इस तरह का कोई नहीं है तो इंडिया ने उस पे अफ़गानिस्तान पे उतना रिएक्ट क्यों नहीं किया? एक दूसरी चीज़, हम एक चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में सामने नहीं ला रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की प्रेस ब्रीफिंग वो मुलाकात से पहले हुई थी। अभी इमरान खान साहब ने कश्मीर के बारे में उनको अपना मुकदमा पेश नहीं किया था, अभी तो उनकी बातचीत हुई नहीं थी। तो इट मीन्स कि उस वक़्त ट्रंप साहब ने कश्मीर के बारे में और इंडिया के बारे में जो कुछ कहा तो वो पहले से उनके जहन में था। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि ये जो मोदी ने जो कुछ किया मकबूजा कश्मीर की स्टेटस को बदलने का, ये उनके और अमेरिका के दरमियान जो कुछ तय हुआ था उसके कंटेक्स्ट में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक था और अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को मजबूत करना था। और अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने दिलचस्पी दे ली है और दोनों तरफ को टेलीफोन करने, देखिए डोनाल्ड ट्रंप उन चीज़ों को रिवर्स नहीं करवा रहा इंडिया से, या वो मकबूजा कश्मीर और आज़ादी कश्मीर की बात नहीं कर रहा। तो इससे लगता तो ये था, पहले तो मेरा अंदाज़ा ये था कि शायद एक छोटी मोटी जंग करवा के फिर अमेरिका दरमियान में आ जाएगा और इस जो कुछ इस वक्त स्टेटस को है इस पे दोनों मुल्कों को मनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो जल्दी से सामने आ गए तो उससे तो लगता है कि शायद नहीं, आप समझते हैं कि बहुत संजीदा लेना चाहिए सब कुछ हो रहा। ये कोई स्क्रिप्ट है, ये एक नया तावीज़ा आप खोल रहे हैं। अगर वक्त होता हम इस पर तफसीली तौर पे बात करते, लेकिन आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हमारे तज्ज़ियाकारों की मुख्तलिफ राय इस पर सामने आई है। एक राय ये भी है कि ये जो राब्ते हुए हैं, बहरहाल इनकी कश्मीर के हवाले से अहमियत बहुत ज़्यादा है। अमरीकी सदर के जो राब्ते हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म के साथ। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।